हेलो, वेलकम बैक टू टेस्ट नंबर 20 ऑफ हिस्ट्री। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं ऑलरेडी। और आपने देखा है कि बार बार मैं बहुत सारी चीजें रिपीटेड बोल रहा हूँ, और आपका जो सॉल्यूशन है उसको भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई एम ट्राइंग कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जाए। और ऐसे ही पीवाईक्यू के लैंग्वेज को पकड़ना है, बार बार पीवाईक्यू को पढ़ना है, देखना है, समझना है, ताकि जो है लैंग्वेज यूपीएससी का आपको समझ में आए। ठीक है, दिस इज अनदर टेस्ट ऑफ पीवाईक्यू, जहां पे हिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उससे कुछ कुछ नॉलेज जो है उसको गैदर करेंगे। ठीक है, और आपके पास कोई भी समस्या हो प्रीलिम्स से रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू मी इन माय, जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है उसके थ्रू आप रीच आउट कीजिए। कुछ लोगों की समस्या है। एक एक थे महानुभाव जो पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ने में समय लग रहा है, तो प्रीलिम्स का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें क्या? तो मेरा भी मानना है कि अभी काफी समय है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स न्यूज़पेपर को डेडिकेट कर सकते हो। नॉट उससे आपको घाटा नहीं होगा। जैसे आज भी एक आर्टिकल आया था, मैं अभी पढ़ रहा था डीएपी और फर्टिलाइजर्स को लेके, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर से गो थ्रू होता है तो आपको थोड़ा सा सही एक आइडिया लग जाता है। तो अभी न्यूज़पेपर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यू कैन मैनेज 30 मिनट्स, तो आप मैनेज कर सकते हो। ऑन द गो पढ़ लो यार, एक ऊपर ऊपर से देख लो सरसरी निगाहों से क्या चल रहा है। अदरवाइज मैगजीन्स ये सब आपका चॉइस है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। पर टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना आवश्यक है। इसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि हम पूरा पढ़ लेंगे फिर टेस्ट देंगे, ये सब नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव टेस्ट, और टेस्ट दो, बबल करो प्रॉपर मोड में। जब तुम टेस्ट दो तो एकदम टेबल क्लीन करके रखो, पानी का बॉटल जैसे एग्जाम में ले जाते हो, पेन, घड़ी, सब कुछ उस मोड में टेस्ट देना है, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे, दिस आर द प्रैक्टिस। और मॉक ऐसा होना चाहिए जो आप फाइनल एग्जाम में जैसे सोच के जाओगे। माइंडसेट को क्लियर करो। माइंडसेट में जो मैं आपको बोलता हूं कि एट टाइम्स यू हैव टू आल्सो थिंक, कि प्रीलिम्स के पेपर के बारे में सोचो कि भाई हो सकता है कि आपको ये पेपर नहीं आ रहा है, फिर भी हाउ यू आर डूइंग दिस सिचुएशन। सो माइंड गेम थोड़ा सा, यू कैन मेडिटेट 5 मिनट्स एंड थिंक अबाउट द प्रीलिम्स, की देन आल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेपर, देन आल्सो यू विल बी एबल टू कीप योरसेल्फ मूविंग। ठीक है, तो ये सब सोच के विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टेस्ट टुडे। ये सवाल मैप का आता था, तो इसमें देख लेना, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा कि गायकवाड़ किधर थे, और इधर होलकर थे, यहाँ पे सिंधिया एमपी के पास थे, और ये भोसले थे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। हिज प्रिंसिपल फोटे वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। He relied upon legislation to do away with social ills and work unceasingly for the eradication of the child marriage and पर्दा सिस्टम, ये सब हटाना था। To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated Indian National Social Conference. सबसे बड़ा हिंट दे दिया, Indian National Social Conference, which for many years, for इट एनुअल सेशन अलोंगसाइड, जो कि साथ साथ, अब आप देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सालों तक कांग्रेस के साथ साथ मिलता था। द रेफरेंस टू द पैसेज वाज गिवन टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेहराम जी मालावारी, एमडी रामानंदे और बी आर अम्बेडकर। तो ये वाला जो है ना इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लग सकता है एडुकेशन और ये सब जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी प्रमोट करते थे, पर वो इंपॉर्टेंट बाहर एमजी रानाडे का काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि कुछ कुछ पर्सनालिटी हैं, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में आपको स्पेसिफिकली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नाउ एंड देन इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हो कि एमजी रानाडे, कास्ट सिस्टम, ये सब देख लिया। और टू इनकरेज सोशल कंसिडरेशन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस विच फॉर मेनी इयर्स मेट फॉर इट्स एनुअल सेशंस अलोंग से। अब देखो एक सवाल, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस जो है कब फाउंड हुआ? ठीक है, इसका जवाब आप मेरे को टेलीग्राम पे दो प्लीज। ठीक है, लिखोगे याद रहेगा, मेरी बात मानो, लिखोगे याद रहेगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, who among the following was the first European to initiate policy of टेकिंग पार्ट इन कॉइल्स? इंडियन प्रिंसेस के बीच में जो कॉइल वगैरह होता है वो कौन किया? तो कुछ लोग क्लाइव बोलेंगे, अबरबर्ग, वॉरेन हेस्टिंग, डुप्लेक्स। आप अगर आपने एक बार भी अगर पढ़ रखा है राजीव वहीर और ये कोई भी किताब, तो डुप्ले जो है उसने ये स्टार्ट किया था कि जो आपसी फूट को वो जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये करता था, डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले सक्सीडेड डुमास एज द फ्रेंच गवर्नर पॉन्डिचेरी, ये सब काम का नहीं है। He's also included the famous Hyder Ali of Mysore, who were trained infantrymen. He built an army of native troops called sepoys, who were trained as infantrymen. Men in his service also included famous Hyder Ali of Mysore. ठीक है, ये भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कौन था भैया? डुप्ले था। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चारों जो है खुद में एक एक इंडिविजुअल सवाल है, तो अगर इसके बारे में नहीं आता है तो गूगल करके पढ़ना है, बुक से पढ़ लेना है। हिंदू कॉलेज का 1817
यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857, एडम्स 1835, वुड डिस्पैच सबको पता है, वुड डिस्पैच 1854। तो आपको अब थोड़ा सा गेस करना है कि वुड डिस्पैच हिंदू कॉलेज जो है 1817, कुछ याद होगा कि हिंदू कॉलेज मेरे को भी याद आ रहा था, वेस्टर्न हिंदू कॉलेज स्टाइल 1817, फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल कॉलेज हिंदू कॉलेज किया था डंकन ने था शायद, एक बार देखिएगा उसको, मेरे को बताइए किसने किया था। और एडम्स रिपोर्ट जो है ग्रेटर फोकस ऑन इंग्लिश एजुकेशन था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता फुल फ्लेजेड फर्स्ट फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। वुड डिस्पैच 1854, ये पता होता है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये हु सक्सीडेड सेपरेशन ऑफ थग्स, ये भी सिंपल सवाल है। कैप्टन स्लीमैन, काफी बार बार हमने कर रखा है ये, कैप्टन स्लीमैन आसान सवाल था ये, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, मतलब कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें। मोपला रिवोल्ट ये केरला में हुआ था पता है, पबना रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, एका मूवमेंट जो है अवध में हुआ था, बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। अब देखो इसमें, अच्छा, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा सब चीज आना जरूरी नहीं है, कुछ दो तीन भी आएगा तो भी काम चल जाता है। बिरसा मुंडा जैसे बिहार में हुआ है, इसमें तो क्योंकि बिहार झारखंड तो एक ही था उस वक्त, तो डी का टू कट गया, ये कट गया, ठीक है, बचाइए। अब देखो यहाँ पे क्या है कंफ्यूजन, ए का वन, ए का, अब मोपला रिवोल्ट, मापिला रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट केरला वाला पता होता है, तो ये भी आसान सवाल था, ठीक है। अब देखो ये चारों जो है ये कब कब हुआ, प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम पे बताओ, मोपला रिवोल्ट कब हुआ, पबना कौन हुआ, एका मूवमेंट कौन हुआ, बिरसा मुंडा रिवोल्ट कब हुआ, इसको क्रोनोलॉजी में सेट करो, ठीक है। काम आएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आप टाइप करोगे लिखोगे आपके दिमाग में चिपक जाएगा, यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है, आलस मत करना, ठीक है। मोपला रिवोल्ट जो है केरला में 1921 में क्यों हुआ, एग्रेगेरियन अपराइजिंग, मैंने लिख दिया, फिर भी आप एक बार टाइप करो। पबना रिवोल्ट ईस्ट बंगाल में हुआ, पबना जो है उस वक्त जो है बांग्लादेश में हुआ करता था, वही सब है, ऑपरेशन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स। एका मूवमेंट जो है 1991, एका यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हुआ एका मूवमेंट, ठीक है। और बिरसा मूवमेंट 1899 छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ, ठीक है। उलगुलान याद होगा, एक जगह आया था, तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो फिर वो सब भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ दैट। क्यों इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ, चारों ऑप्शन देखें, है एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो सही बात है। स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल की स्कार्सिटी की वजह से डिपेंड नहीं हुआ, ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद रिसोर्सेज थे, फिर भी नहीं हुआ। स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल, ये तो कतई नहीं है। प्रेफरेंस ऑफ रिच टू इन्वेस्ट, ये तो बेकार बात कह रहा है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट बात था, जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो ये आप ऑप्शन देख के कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट को घेर देना है, जो मैं बार बार कहता हूं। नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो रिफार्मर्स, कितनी बार पढ़ चुका हूं। दीनबंधु मित्रा, आप देखिए नील दर्पण किसने लिखा है, बताइए। द ऑथर ऑफ घासीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर, नहीं पता मुझे। द प्ले नवन बाय नवीन चंद्रा दास was based on famine of Bengal. उर्दू थिएटर used to depend heavily on पारसी थिएटर, ये तो सही लग रहा है, चलो ये सही लग रहा है, ये सही है। इस दोनों में कंफ्यूजन है, अब कैसे करेंगे, अब देखो, अब मेरे को एकदम ही नहीं पता कि भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे को गेस करना है, हाउ कैन आई गेस। देखो इसमें क्या है कि नवीन चंद्रा भी है, इसमें इसको सही होने के लिए दो बात सही होना पड़ेगा, इसको सही होने के लिए एक बात सही होना पड़ेगा। अब मुझे गेस करना है तो मैं ये गेस करूंगा यार, आई विल गेस, हो सकता है गलत हो, बट इफ इवन इफ आपको भाई गेस ही करना है तो भाई मैं अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने भी यही क्वेश्चन ये टिक मारा था और ये सही हो गया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे आप सोच सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गोवा अटेंड फुल स्टेट 1987, नहीं यार 1960s में कुछ या 1960 में पोर्टुगीज से लिया था फुल स्टेट, सही बात है, हो सकता है 1987, चलो ठीक है। इनकरेक्ट बोला है। ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबाट, ठीक है, उधर ही आसपास। ड्यू, दमन एंड ड्यू वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा इन द 56th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक लग रहा है। दादरा एंड नगर वेयर अंडर द फ्रेंच रूल, हाँ देखो ये सब में अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था, पर मैंने अपना दम नहीं तोड़ा, यही दम नहीं तोड़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है भैया, दम नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो दादरा एंड नगर हैविंग वेयर अंडर द फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच में नहीं था वो, हम लोग को पता है, पोर्टुगीज में था। इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत समय तक पोर्टुगीज के पास था गोवा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जो स्टेटमेंट सही है तो आप ध्यान रख लो। गोवा का फुल स्टेटहुड कब मिला, 1987 में मिला। ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्मत, कच कच में नहीं है, कच मतलब ऐसे जो बीच वाला होता है उसको कच कच में याद रखता हूँ, है ना, ऐसे है, तो ये कच है, नीचे वाला खम्बत है। तो ड्यू क्या है, गल्फ ऑफ खम्बत में है। और दमन एंड दीव इज सेपरेटेड फ्रॉम गोवा, किसमें, 56th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेपरेट हुआ, ठीक है। Under the permanent settlement 1793, the jamindars are required to issue patta to the farmers, which were not issued by many of the jamindars. बहुत सारे
जमींदार जो है पट्टा इशू क्यों नहीं करते थे, उसका क्या कारण था, देखते हैं। द जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देयर वर नो ऑफिशियल चेक, ये तो सही लग रहा है, ऑफिशियल चेक नहीं है, नहीं तो भाई उनके पे कोई पीछे नहीं लगा हुआ है कि ऑफिशियल चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं। द फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब बेकार बात है। तो ये आंसर, ऑब्वियस आंसर ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ऑप्शंस पढ़ो, आंसर क्लियर है।